हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ए प्लस आईएएस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल न्यू टॉपिक है और उसकी स्टडी अपन करेंगे। जो आज का टॉपिक है, किस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे, वो है एससी की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। एससी का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इंग्लिश में से कहते हैं पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक है और इसकी भी अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट चर्चा चलेगी, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बिंदुवार हमारा स्टडी का क्रम रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एससी की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एससी की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। देखिए, यह संविधान का आर्टिकल 131 से 140 के बीच में आता है। ठीक है, अब इसी स्टडी को अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें यूएसए एससी की तरह, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट, यानी यूएसए उच्चतम न्यायालय की तरह, यानी केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद के उच्च सदन, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये ब्रिटिश संसद का उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है। ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक तो यूएसए एससी की तरह है, यानी यूएसए एससी की तरह एक संघीय न्यायालय भी है, और दूसरा ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह भी काम करता है। इस तरह से ये अपील का अंतिम न्यायालय है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च न्यायिक शक्ति है, यानी एक तो इसमें परामर्श होता है, परामर्श के माध्यम से काम होता है, और सर्वोच्च न्यायिक शक्ति, यानी देश का सर्वोच्च न्यायिक जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही निहित है। सबसे बड़ा न्याय का माध्यम या न्याय का सदन या न्यायिक शक्ति वो कहते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट को आप कह सकते हो। ठीक है, कह सकते हो, नहीं कहते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति व न्याय क्षेत्रों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है और न्याय क्षेत्र, उसको निम्न प्रकार पढ़ा जा सकता है। उसके 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट के आधार पर अपन स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है, जिसको ए नाम दिया मैंने, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, बी है आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार में मूल क्षेत्राधिकार की स्टडी होगी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में न्यायाधीश क्षेत्राधिकार की स्टडी होगी। अगला पॉइंट है इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में अपील से रिलेटेड स्टडी होगी, यानी आप किसी भी कोर्ट में अपील करते हो, किसी भी केस की, मतलब निचली कोर्ट में आपका फैसला नहीं हो तो उच्च कोर्ट में आप अपील करते हो, उसको अपील करना कहते हैं। डी सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इसमें सलाह से संबंधित काम होगा। ई है अभिलेखों का न्यायालय, सारा अकाउंट्स अभिलेखों का, लेखा जोखा की स्टडी सब इसमें होगी। एफ है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, यानी इसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति के बारे में स्टडी होगी। और जी है अन्य शक्तियां, यानी अन्य पावर्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, और वो किसी स्टडी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की अन्य पावर्स के बारे में स्टडी होगी। देखिए, अगला पॉइंट ए से हम स्टार्ट करते हैं, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यह संविधान के आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, एससी का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार विश्व से परिसंघीय फेडरल प्रकृति का है, यानी फेडरल सिस्टम उसे कहते हैं जो विभिन्न संघों से मिलकर बना है। उसका एक संघ, फिर उसका दूसरा एंटी संघ, वो भी उसमें होता है, इसलिए इसको परिसंघ का है, यानी फेडरल प्रकृति का कहा। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, एससी की शक्तियों से रिलेटेड अगला पॉइंट। देखिए, अगला पॉइंट क्या है, संघीय विवाद पर एससी में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। देखिए, कोई हमारा देश संघ है, संघ में निहित है। ठीक है, तो संघीय विवाद अगर किसी प्रकार का हो जाता है, संघ में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, तो एससी में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। ठीक है, अगला पॉइंट, एससी को निम्न मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट को निम्न मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। कौन कौन से मैटर जिसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, जिसमें सबसे पहली बात अगर करें, अगला पॉइंट,
भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों में। एक तो भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें एससी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला पॉइंट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर ऐसा कोई विवाद हो जाए जिसमें उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो, यानी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार काम आता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एससी उसी विवाद के निर्णय को स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट उसी विवाद के निर्णय को स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य यानी कोई फैक्ट या कोई विधि का प्रश्न शामिल हो, लॉ से रिलेटेड कोई प्रश्न शामिल हो, उसी को वो एक्सेप्ट करेगा। अगला पॉइंट, लेकिन देखिए नदी जल विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं क्योंकि इसके लिए संविधान में आर्टिकल 262 की व्यवस्था की गई है। कोई भी नदी जल विवाद है, नदियों से रिलेटेड कोई भी जल विवाद है, वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसके लिए भारतीय संविधान में एक अलग आर्टिकल की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ये विवाद होता है, उसी के तहत इस मैटर को सोल्व किया जाता है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 262। ठीक है, अगला पॉइंट, बी पॉइंट, न्यायाधीश रिट क्षेत्राधिकार। वो जो 6-7 पॉइंट हमने बताए थे उसमें से बी पॉइंट है अभी न्यायाधीश यानी रिट क्षेत्राधिकार। जो किसी प्रकार के रिट अपन लगाते हैं, अपील अपन करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। संविधान के आर्टिकल 32 में एससी व एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट में, एससी का मतलब हाई कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया गया है। एससी व एससी दोनों को मूल अधिकारों के रक्षक व गारंटर के रूप में स्थापित किया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब है अगला पॉइंट, एससी की शक्ति से रिलेटेड अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है, एससी को अधिकार प्राप्त है, यानी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट भी अधिकार प्राप्त है कि ये 5 प्रकार की रिट दायर कर सकता है। 5 प्रकार की जो रिट है, इसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण और चौथा है प्रतिषेध, पांचवा है अधिकार प्रचार आदि पर न्यायाधीश जारी कर पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करे। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि ये 5 प्रकार के रिट इसमें दायर कर सकते हो आप, और जिससे कोई भी नागरिक पीड़ित है, पीड़ित नागरिक 5 प्रकार की रिट दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे उसको न्याय मिल सके। ठीक है, उसमें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है एवं अधिकार प्रचार, ये 5 प्रकार की रिट आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो सीधे एससी या एससी में जा सकता है। देखिए, जब किसी नागरिक के कोई मूल अधिकार है जिसका हनन हो रहा है, अपने मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सी पॉइंट है अपीलेट क्षेत्राधिकार, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। यह संविधान के आर्टिकल 132 से 136 के बीच में आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एससी न केवल भारतीय संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि ये ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर भी स्थापित है जो अपील का एससी है। देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार में अपील से रिलेटेड स्टडी करते हैं, किसी प्रकार की अपील की जा सकती है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 132 से 136 के बीच में आता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न केवल संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह, बल्कि ये जो ब्रिटिश संविधान है उसमें जो प्रिवी काउंसिल है उसके स्थान पर भी स्थापित है जो अपील का एससी है। अपील का एससी का मतलब अपील का उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, अगला पॉइंट, एससी निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे किसी निचली कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट या जो भी कोर्ट है, उसमें आपका फैसला सही तरीके से नहीं हुआ, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, अपील की, तो उसके फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट, इसके अपील न्याय क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जो अपील करने की जो कंडीशन है, अपील कैसे की जा सकती है, 4 प्रकार से आप अपील कर सकते हैं। इसको 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है संवैधानिक मामलों में अपील। यह संविधान के आर्टिकल 132 से रिलेटेड है। संवैधानिक
कोई भी मैटर है उस मामलों में अगर आप अपील करते हैं, वो भारत के संविधान के आर्टिकल 132 के अंतर्गत आता है और उस अपील में आपकी सुनवाई होगी और आपका न्याय होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दीवानी मामलों में अपील, आर्टिकल 133। देखिए दीवानी मामलों में अपील यानी दीवानी से रिलेटेड कोई मैटर है उसमें आप अपील करते हैं, ये संविधान के आर्टिकल 133 के तहत आता है। दीवानी कोई भी मैटर हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई भी मैटर हो गया, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो ये 133 के अंतर्गत आता है और उसमें आपको न्याय मिलेगा। अगला तीसरा अपील न्याय क्षेत्र, आपराधिक या फौजदारी मामलों में अपील, आर्टिकल 134। देखिए आपराधिक या फौजदारी मामलों में अगर आप अपील करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 134 के तहत आता है। जैसे कोई जमीन का विवाद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उस मामले में अगर आप अपील करते हैं तो ये 134 के तहत आता है और 134 के तहत आपका न्याय वहां होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट विशेष अनुमति द्वारा अपील, आर्टिकल 136। विशेष अनुमति यानी विशेष परमिशन लेके अगर आप अपील करते हैं, कोई भी रिट दायर करते हैं, ये संविधान के आर्टिकल 136 के तहत आता है और इसी में इसका न्याय होगा। ठीक है, अब है अगला पॉइंट। यस, अगला पॉइंट देखिए डी पॉइंट क्या है, परामर्शदात्री या सलाहकारी क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री का मतलब किसी को अपन परामर्श देते हैं, सलाह करते हैं, उससे रिलेटेड इसमें स्टडी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि जब उसे प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया हो या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है या ऐसे व्यापक महत्व का है, इस पर एससी की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो उस प्रश्न पर एससी की राय मांग सकता है। देखिए भारतीय संविधान में जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारे राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत ये पावर है कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई विवाद उत्पन्न हो गया है या किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगना जरूरी है, तो वह राय मांग सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट संविधान का आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में एससी से राय लेने का अधिकार देता है। देखो इसमें क्या बताया गया है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति 2 श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट से अधिकार राय लेने का अधिकार प्राप्त है। 2 श्रेणियों से वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, इसका अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? अगला पॉइंट, सबसे पहली श्रेणी सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। देखो सार्वजनिक इंपोर्टेंस का कोई मैटर उत्पन्न हो रहा है या उससे रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, उस पर राय लेने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा अगला पॉइंट, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसुविधा आदि खनन मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। ये जो 3-4 कंडीशन दी गई है, इस मामले में कोई विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति को राय मांगने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए उपरोक्त दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट का मत सिर्फ सलाह होती है। दोनों ही मैटरों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सलाह दे सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता, परामर्श दे सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं कि वह एससी की इस सलाह को माने, और राष्ट्रपति सलाह लेने के बाद में भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने ही माने। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या न माने, इट्स डिपेंड प्रेसिडेंट। अगला पॉइंट, यद्यपि सरकार अपने द्वारा निर्णय ले जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधिक सलाह प्राप्त करती है। ठीक है, अब देखिए आज हमने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां व न्याय क्षेत्राधिकार से रिलेटेड हमारी क्लास हुई है, इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट स्टडी की है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास हम आगे देखेंगे।